हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेग नियम, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता पढ़ा था। और अपना जो नेक्स्ट लेक्चर था, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, दो चार क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाए, अच्छे हो जाए। आपके सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें देखना, एक अभिक्रिया दे रखी है, उसमें क्या है, एक ही प्रति कोटि दे रखी है, वो एक दे रखी है, प्रथम कोटि की है। और बी है, उसके लिए कोटि दे रखी है, कौन सी, द्वितीय कोटि की है। मतलब आपके पास ए जो अभिकारक है वो प्रथम कोटि और बी जो है वो विकारक है वो द्वितीय कोटि का अनुसरण कर रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर आप क्या करोगे, 3 गुना अगर बी का सांद्रता कर देते हो। आपने क्या कहा, बी की सांद्रता 3 गुनी कर दी तो वेग कितना गुना होगा, घटेगा या बढ़ेगा। और अगर आप ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दे तो अभिक्रिया का वेग घटेगा या बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, देखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो हम क्या कहते हैं, वेग नियम देखते हैं। तो वेग नियम में क्या होगा, हमारे पास क्या लिखेंगे, किसी भी विक्रिया के लिए आर, रेट फॉर रिएक्शन या फिर अभिक्रिया का वेग या दर समानुपाती होगा किसके, अभिकारकों की सांद्रता के। अब यहाँ जो ए अभिकारक दे रखा है, उस अभिकारक की प्रति कोटि कितनी है, एक दे रखी है। और बी के प्रति कोटि कितनी है हमारे पास, दो दे रखी है। कितनी दे रखी है, दो। तो यहाँ आपको क्या कर रहा है कि अगर आप बी की सांद्रता 3 गुना करते हैं, तो जब आपको केवल बी की बात कर रहा है तो हमें केवल और केवल किसके संदर्भ में बात करनी है, बी के संदर्भ में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जब ये बी की सांद्रता को क्या करता है, दुगुना करता है, तो बी की कोटि कितनी है, दो है। अगर मैं यहाँ बी की सांद्रता को क्या कितना गुना कर दूं, दो गुना कर दूं, कितना गुना कर दूं, दो गुना। तो क्या हो जाएगा, आर समानुपाती 2b की क्या हो जाएगी, स्क्वायर। मतलब यहां से कितना आ गया हमारे पास, 4 गुना। कितना आ गया हमारे पास, 4b। यहाँ क्या करेंगे अपन, आर इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या कर रहा है कि बी की सांद्रता कितनी मान लेते हैं अपन, बी मान लेते हैं, ठीक है ना। एक मान लो या बी मान लो, बी मान ली हमने। तो यहाँ जो हमारे पास आया वो क्या होगा, आर समानुपाती बी की सांद्रता की घात 2, जो अगले ने दे रखी है, कोटि कितनी है, 2 दे रखी है। इसको करेंगे सोल्व, क्या आएगा, आर इज इक्वल टू के बी की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसको मैं R1 बोल देता हूँ। यहाँ आर समानुपाती कितना गुना कर दिया आपने, दो गुना कर दिया, सॉरी 3 गुना बोल रहा है। कितना गुना बोल रहा है, 3 गुना। तो कितना कर दिया हमने यहाँ पे, 3 गुना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो इसको मैं क्या बोल दूं, R2 बोल दूं। भाई पहले जो हमारे पास वेग था वो R1 हो गया, बाद में कितना 3 गुना करने पे आ रहा है वो कितना है, R2। तो R2 कितना आ जाएगा हमारे पास, R2 बराबर आ जाएगा K इंटू कितना आ जाएगा, 9b आ जाएगा। ये है ना हमारे पास, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अपन, कितना आ जाएगा, देखना एक सेकेंड। क्या है हमारे पास, R2 इज इक्वल टू के 3b की स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछा है कि वेग कितने गुना हो जाएगा। तो देखो सीधी सीधी सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिवली तो हम बता सकते हैं 3 गुना किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। लेकिन अगर हमें सोल्व आउट करना है तो सबसे पहले आपका लिखना पड़ेगा वेग नियम के हिसाब से। ये हमारे पास हो गया इसका वेग नियम। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के ए की घात 1 और बी की घात कितना आ जाएगा, 2। बी की सांद्रता को आपने 3 गुना किया तो सबसे पहले कितना हो गया, आर समानुपाती बी की घात 2। तो कितना आ गया हमारे पास, R1 इज इक्वल टू के बी की स्क्वायर। अगर आप 3 गुना करते हो तो R2 क्या जाएगा, समानुपाती 3b की होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे 3 ते कितना होता है हमारे पास, 9 होता है। तो समीकरण हमारे पास एक तो बन गया ये वाला और एक बन गया हमारे पास ये वाला। तो समीकरण 2 में क्या कर दो आप, समीकरण 1 का भाग लगा दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दो तो क्या आएगा, R2 बट्टे R1। समीकरण 2 डिवाइड कितना हो गया, समीकरण 1 तो R2 बट्टे R1। इधर वाला क्या है K, और कितना है हमारे पास b की स्क्वायर, और इधर वाला क्या है K 3b की स्क्वायर। तो K से क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया। इधर b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना बचा, 9। तो क्या आएगा, R2 बट्टे R1 बराबर 1 बट्टा 9। तो R2 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखना जरा। अच्छा यहाँ पे हमने गलती कर, देखो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, समीकरण 2 में 1 का भाग लगाया तो 2 कितना आ रहा है हमारे पास, K इंटू 3b की होल स्क्वायर। और R1 कितना हमारे पास, K इंटू बी की स्क्वायर। ये थोड़ा गलती से हो गया, सॉरी। ठीक है, तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो K से K कैंसिल आउट, और ये वाले ये जो 3b स्क्वायर है इसको अगर अपन सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 9b स्क्वायर। तो b स्क्वायर से क्या हो जाएगा, b स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे 9। तो क्या जाएगा हमारे पास, R2 बट्टे R1 क्या आएगा, R2 बट्टे R1 इज इक्वल टू 9 अपॉन
1। तो क्या आ जाएगा R2, क्या हो जाएगा, दर जो हो जाएगी 3 गुना करने पर वो कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, किसकी, R1 की। तो दूसरे हमारे पास जो B की सांद्रता 3 गुनी कर रहे हैं, तो B की सांद्रता 3 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब कौन सा है, दूसरा देखो, इसमें क्या करेगा, ए और बी दोनों को आपने कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। कितने गुना कर दिया, 2 गुना। तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है, वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि आपको ए की भी दोगुनी की है और बी की भी दोगुनी की है। तो क्या लिखेंगे, वेग नियम से R इज इक्वल टू के, ए की सांद्रता की घात 1 और बी के लिए कोटि कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है। यहां कह रहा है कि ए और बी दोनों को दोगुना कर दो, तो प्रारंभिक कितना हो गया, ये वाला समीकरण बनेगा सीधा सा। आपने ए को दोगुना कर दिया तो के, ये दोगुना कर दिया और इसके सापेक्ष कोटि कितनी है, 1। बी को भी दोगुना कर दिया और इसके सापेक्ष कोटि कितनी है, 2। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। तो क्या करना है, 2 समीकरण बनाओ, 2 में 1 का भाग लगाओ। इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको मैंने R2 बोल दिया। क्या हो जाएगा, R2 बट्टे R1। यहां से क्या हो जाएगा, K इंटू 2 एक कंसंट्रेशन की घात 1 और ये 2B का स्क्वायर कितना होता है, 4B स्क्वायर। और R1 कितना हमारे पास, K इंटू ए की सांद्रता की घात 1 और ये B की सांद्रता की घात कितनी आ जाएगी, 2। तो K से K गया, A से क्या गया, A गया, B स्क्वायर से कौन गया, B स्क्वायर गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देखना एक बार क्या बचेगा, यहाँ ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 4 और नीचे क्या बचा, 1 बचा। तो ये ऊपर कितना बच गया, 8 बटे 1। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, यहां हमारे पास आया R2 बट्टे R1 बराबर 8 बटे 1। तो R2 का मान कितना आएगा, R2 बराबर हो जाएगा 8 गुणा R1। मतलब अगर आप A और B दोनों की सांद्रता को दोगुना कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा, पहले का 8 गुना हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे देखो, इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, वो क्या था कि आप क्या लिखिए, इसका वेग समीकरण लिखिए या वेग नियम समीकरण लिखिए। तो वेग समीकरण हम पढ़ चुके हैं, ये वाला कौन है हमारे पास, वेग समीकरण है। ए की सांद्रता की कोटि 1 दे रखी है और बी की कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 समीकरण बनानी है, समीकरण 1 और समीकरण 2, दूसरे में 1 का भाग लगा दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न के लिए कोटि बताइए। ये अभिक्रिया है हमारे पास 2, आपके पास ये अभिक्रिया दे रखी है 2NO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज हो रहा है। और यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, R इज इक्वल टू KNO की होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे क्या है, ये वेग नियम है। क्या ये हमारे पास वेग समीकरण है, और वेग समीकरण अगर हमें पता होगा तो हम आसानी से किसी भी विक्रिया की कोटि बता सकते हैं। तो जरा देखना, इसके अंदर वेग नियम में NO जो दे रखा है उसकी सांद्रता की घात कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। मतलब यहाँ NO के सापेक्ष जो कोटि होगी, NO के सापेक्ष कोटि कितनी होगी, यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि NO की जो सांद्रता है उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और इस अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होगी, 2 होगी। तो अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी। और हमारे पास NO के सापेक्ष की कोटि कितनी है, 2। क्योंकि जब हमें किसी विक्रिया के लिए वेग समीकरण दे रखा है तो हमें कोटि ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वेग समीकरण आपने आप बता देता है कि आपके पास विक्रिया की कोटि क्या होगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, एसिटाल्डिहाइड दे रखा है CH3CHO, ये डिकम्पोज हो रहा है CH4 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। तो यहां हमारे पास दे रखा है वेग समीकरण के अंदर R इज इक्वल टू के CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड की सांद्रता और उसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, 3/2। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, CH3CHO। तो इसको देखने से क्या फीलिंग आ रही है कि इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन प्रायोगिक वेग समीकरण क्या कह रहा है आपको कि इसके पास कोटि का मान कितना है, 3/2। तो यहाँ जो हमारे पास कोटि आएगी उसका मान कितना है, 3/2। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, आसानी से देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि ये ऑर्डर हमारे पास ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, बी की और डी के बनने की दर दे रखी है। तो यहाँ आपके पास 4 प्रैक्टिकल हैं। कितने प्रैक्टिकल हमारे पास यहाँ पे, 4 प्रैक्टिकल हैं। तो इन चारों प्रैक्टिकल में अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर दे रखी है आपको डी के बनने की दर। और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, वेग नियम पूछा है और आपको वेग स्थिरांक का मान पूछा है। तो हमें करना क्या है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले बताओ कि अगर आपको वेग नियम पूछेगा तो हम वेग नियम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू के सांद्रता ए की और किसकी सांद्रता, बी की।
अब ए के सापेक्ष अगर हमें कोटि नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे ए की कोटि नहीं लिख सकते। अगर हमें बी की सापेक्ष कोटि नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे बी के ऊपर भी कोटि नहीं लिख सकते। तो हमें यहाँ मान लेते हैं कि ए के सापेक्ष कोटि x है और बी के सापेक्ष क्या है, y है। तो हमें सबसे पहले वेग नियम को पूरा करने के लिए हमें ए के सापेक्ष कोटि पता होना चाहिए और बी के सापेक्ष कोटि पता होना चाहिए। जब हमें किसी भी ए और बी दोनों की कोटि का मान पता लग जाएगा तो हम किसी भी एक प्रयोग प्रैक्टिकल के द्वारा वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कोटि का मान ज्ञात करना होगा। किसका मान ज्ञात करना होगा, कोटि का। और कोटि का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दो समीकरण बनाने हैं। अब समीकरण कौन से बनाएंगे, मान लो कि हमें बी के सापेक्ष कोटि ज्ञात करनी है। किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो बी के सापेक्ष अगर आपको कोटि ज्ञात करनी है तो आप ए की वो दो समान सांद्रताएं ले लो। क्या करना आपको, अगर आपको बी के सापेक्ष कोटि ज्ञात करनी है तो आप ए की दो समान सांद्रताएं ले लो। मतलब आप किसी भी दो प्रैक्टिकल को ऐसे प्रैक्टिकल देखो जिसमें ए की समान सांद्रताएं ली गई है। तो जब ए की सांद्रताएं समान लोगे तो आपके पास बी का कोटि आ जाएगा, और अगर आप बी की समान सांद्रता लोगे तो हमारे पास ए की कोटि आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि हमारे पास ए की सांद्रता ए की कोटि ज्ञात करनी है। किसकी, ए की। तो अगर आप ए की कोटि ज्ञात करना चाहोगे तो हमारे पास बी की सांद्रता समान होनी चाहिए किसी भी दो प्रैक्टिकल के अंदर। तो प्रैक्टिकल नंबर एक जो है, प्रैक्टिकल नंबर एक और प्रैक्टिकल नंबर 4 दोनों में बी की सांद्रता कितनी है, 0.1 है। तो पहला समीकरण बनेगा 1 नंबर प्रैक्टिकल से और दूसरा समीकरण बनेगा 4 नंबर प्रैक्टिकल से। तो पहला समीकरण क्या बनेगा वेग नियम के हिसाब से, r बराबर, तो कितना है r, 6 × 10⁻³ इक्वल, यहाँ पे क्या दे रखा हमारे पास, k की वैल्यू गिवन नहीं है, k लिख दिया। a की सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है, और a के सापेक्ष कोटि हमें नहीं पता, क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे। अब b की सांद्रता कितनी दे रखी है हमारे पास, 0.1 दे रखी है, और इसके सापेक्ष कोटि कितनी दे रखी है हमारे पास, नहीं पता, तो क्या मान लेंगे अपन, y। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमें दूसरा समीकरण बनाना है। तो दूसरा समीकरण कौन से प्रैक्टिकल से बनेगा, 4 नंबर प्रैक्टिकल से। और यहाँ पे आपके पास बनने की दर या फिर आपके पास अभिक्रिया का वेग कितना दे रखा है, 2.40 × 10⁻² इक्वल टू, के की वैल्यू नहीं पता। अब 4 नंबर प्रैक्टिकल में ए की सांद्रता कितनी है, 0.4 है, तो ये हो गया 0.4। पावर में कितनी सांद्रता कोटि है, नहीं पता, कितनी मान रहे हैं अपन, ए के सापेक्ष से x मान रहे हैं। और बी की सांद्रता कितनी है हमारे पास, 0.1 है, और इसके लिए कोटि कितनी मान रहे हैं अपन, बी के लिए y मान रहे हैं। ये समीकरण नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 2। तो सबसे पहला काम पूरा हो गया कि हमें दो समीकरण बनाने थे। और अब क्या करोगे, समीकरण 2 को डिवाइड कर दो किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 को आप डिवाइड करोगे समीकरण 1 से, तो देखना क्या आएगा, समीकरण 2 और डिवाइड बाई समीकरण 1, तो क्या होगा, ये आया 2.40 × 10⁻²। डिवाइड किससे करेंगे, 6 × 10⁻³ से, इक्वल k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो यहाँ पर हमारे पास b की जो सांद्रता है दोनों में क्या है, समान है। तो आप 2 में जब 1 का भाग लगाओगे तो 0.1 की पावर y और 0.1 की पावर y दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऊपर क्या आ जाएगा, समीकरण 2 के हिसाब से 0.4 आएगा, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, 0.1 आएगा। और दोनों की पावर कितना लगा हुआ है हमारे पास, x लगा हुआ, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, x। अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 10⁻³ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 10 बचेगा। और यहाँ कितना जाएगा हमारे पास, 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा 4 की पावर कितना, x। और अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 6 का भाग लगाएंगे किसके अंदर, 24 के अंदर, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 लिख देंगे। अब बात आई हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सांद्रता वाला पद है, जो अंदर वाला हिस्सा है, वो क्या होना चाहिए, दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी कितना है, 4। अब इस 4 के ऊपर कितना लगा होगा, 1 लगा होगा भाई। अगर इसके ऊपर 4 के ऊपर 1 लगा होगा तभी कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x आपने क्या माना था, a के सापेक्ष कोटि मानी थी, क्या था, a के सापेक्ष कोटि। मतलब इस अभिक्रिया में a के सापेक्ष कोटि का मान कितना है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद हम कौन सा लेंगे, समीकरण नंबर कौन सा, अच्छा इसके बाद हमें हमारे पास क्या आ गया, a के सापेक्ष कोटि आ गई, क्या आ गई, a के सापेक्ष कोटि। अब हमें क्या ज्ञात करना है, b के सापेक्ष कोटि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, b के सापेक्ष। तो क्या करना है, अगर आपको b के सापेक्ष कोटि ज्ञात करनी है तो कौन सी सांद्रताएं समान लोगे आप, a की सांद्रताएं समान लोगे।
तो देखो कौन कौन से प्रैक्टिकल के अंदर एक ही सांद्रता समान है, तो प्रैक्टिकल नंबर 2 और प्रैक्टिकल नंबर 3 दोनों में एक ही सांद्रता क्या है, समान। तो हमें प्रैक्टिकल नंबर 2 से समीकरण बनाना है और प्रैक्टिकल नंबर 3 से। अगर आप यहां से करोगे तो प्रैक्टिकल नंबर 2 से समीकरण 1 बन जाएगा और प्रैक्टिकल नंबर 3 से कौन सा बना लोगे, समीकरण नंबर 2 बना लोगे। तो इन दोनों में भी कैसे करना है आपको, सेम पहले वाली स्टेप फॉलो करनी है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं और ये किससे क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 4 लिख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 2 से समीकरण बनाएंगे अपन 3। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, r इज इक्वल टू, आर का मान कितना है 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल k का मान हमें पता नहीं है। a की सांद्रता कितनी देर की हमारे पास 0.3 देर की, कितना है 0.3, और a के सापेक्ष कोटि क्या मानी थी अपन ने, x मानी थी। b के सापेक्ष क्या है हमारे पास सांद्रता 0.2 है, इसके लिए कोटि कितनी है हमारे पास y मान रखी है। समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 3 मान लिया, ठीक है। अब प्रैक्टिकल नंबर कौन सा लेंगे, तीसरा वाला। अब तीसरे प्रैक्टिकल से r का मान कितना है 28.8 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू k का मान हमें नहीं पता, a की सांद्रता कितनी देर की इसके लिए 0.3 और 0.3 की पावर कितना मानते हैं अपन x, a के लिए कोटि, और b के लिए कितना देर का हमारे पास सांद्रता 0.4 है, इसके लिए हमें क्या नहीं पता है, कोटि का मान पता नहीं है। समीकरण नंबर क्या हो गया 4। क्या करना पड़ेगा आपको, समीकरण 4 को डिवाइड कर दोगे किससे, समीकरण 3 से। करना क्या है आपको, दो इक्वेशन बनानी है और उसमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो x का मान तो हमें पहले से पता है कि हमारे पास a के सापेक्ष जो कोटि है कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। कितना आ चुकी है, 1। तो वैसे अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, k से तो k कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0.3 की पावर x और 0.3 की पावर x क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कौन सा है, समीकरण नंबर 4, क्या बचेगा हमारे पास 28.8 इंटू 10⁻⁻2 और इधर डिवाइड में क्या बचेगा 7.2 इंटू 10⁻⁻2। इस साइड क्या बचेगा समीकरण 4 के हिसाब से 0.4 और यहाँ क्या बचेगा 0.2 और दोनों की पावर क्या लगा देंगे अपन, y लगा देंगे। अब बताओ अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, डिवाइड करेंगे तो 4, ये दशमलव आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 2 को अगर डिवाइड करोगे, सॉरी 4 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो कितना है हमारे पास 2, और उसकी पावर कितना आ रहा है हमारे पास, y आ रहा है। अब देखो इस पावर के अंदर या इस कोष्टक के अंदर कौन है, 2 है, इसका मतलब इस साइड में भी कौन होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अगर आप 2 की पावर 2 लिखोगे तो यहाँ क्या है हमारे पास, 2 की पावर कौन है, y है। तो 2 से 2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो हमें क्या पता चला इसके हिसाब से कि a के सापेक्ष जो कोटि मानी थी अपन ने वो क्या थी, x थी, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 आई है, और b के सापेक्ष जो कोटि मानी थी आपने वो कितनी थी हमारे पास, y थी, और जो कितनी है हमारे पास 2, मतलब a के सापेक्ष कोटि है वो 1 है और b के सापेक्ष कोटि कितनी है हमारे पास 2। हमारे पास क्या आ गया, a और b के लिए कोटि का मान आ गया, और अगर a और b के लिए कोटि का मान आ जाएगा तो वेग नियम क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू k, a की कंसेंट्रेशन x का मान 1 है, b की कंसेंट्रेशन कितना है y, और y का मान कितना है 2। तो यहां से हमारे लिए क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास क्या, वेग नियम। वेग नियम क्या हो गया, r इज इक्वल टू k और a की कंसेंट्रेशन की पावर 1 और b के कंसेंट्रेशन की पावर 2, मतलब a के सापेक्ष कोटि 1 है और b के सापेक्ष कोटि कितनी है 2 है। अब क्या ज्ञात करेंगे अपन, वेग स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, हमारे पास इसमें से किसी भी एक प्रैक्टिकल को ले लेना है, किसी भी एक प्रैक्टिकल को लेंगे और उसके अंदर क्या कर लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को अपन वहां पे मेंशन कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, देखना एक बार, यहाँ पे इसको मिटा देता हूं मैं, कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं कि हम समीकरण नंबर पहला ले लिया, कौन सा इक्वेशन ले लिया हमने, प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट। तो इसमें r की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल टू k की वैल्यू में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब पहले प्रैक्टिकल के अंदर a की कंसेंट्रेशन कितनी है, सांद्रता 0.1 दे रखी है, और इसके सापेक्ष कोटि कितनी थी हमारे पास 1 थी। समीकरण में b के लिए सांद्रता कितनी है 0.1 दे रखी है, और इसके लिए हमारे पास कोटि कितनी थी 2 थी। अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, ये कितना है 0.1, और 0.1 को अगर आप 2 बार करोगे स्क्वायर तो क्या होगा 0.1 इंटू 0.1। यहां से अगर आप दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना जाएगा 10⁻³ आ जाएगा।
और अगर यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 की पावर -3 इस 10 की पावर +3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और के का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6। अब बताओ जो आपके पास 6 आंसर आया है वो क्या सही है क्या? तो देखना यहां हमारे पास क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 आ रहा है और बी की पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास अभिक्रिया हुई है, ये अभिक्रिया कौन से कोटि की है, जरा बताना कौन से कोटि की है। ए के सापेक्ष कोटि 1 है और बी के सापेक्ष कोटि कितनी है 2, और कुल कोटि कितनी है अभिक्रिया की 3 है। तो के का कितना आएगा हमारे पास, के की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। और क्या लिखेंगे, अब देखो इकाई लिखेंगे, अभी वेग नियतांक की क्या लिखनी पड़ेगी हमें, इकाई लिखनी पड़ेगी। और इकाई क्या लिख दोगे आप, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या ये सही है क्या? गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसमें दे रखा है आंसर, मिनट इनवर्स में आएगा। तो यहाँ पे सेकंड की जगह क्या होगा, मिनट इनवर्स। और इसके अलावा क्या चेंज होगा, देखो कोटि कौन सी है, तीसरी कोटि है। तो तीसरी कोटि के लिए क्या होगा हमारे पास, वेग नियतांक की इकाई होती है मोल 1 - n लीटर n-1, और क्या लेते हैं अपन सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे कोटि कितनी है, सेकंड ऑर्डर की है। तो द्वितीय कोटि के लिए क्या लिखेंगे, n का मान 2 लिखेंगे। तो यहाँ एक में से 2 जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितने कोटि है, तीसरी 3 कोटि की अभिक्रिया। एक तो ए के सापेक्ष होगी 2, बी के सापेक्ष। तो यहाँ से एक में से 3 गया कितना बचेगा, मोल -2। यहाँ 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, लीटर की स्क्वायर, और क्या बचेगा हमारे पास है मिनट इनवर्स। तो ये हमारे पास किसका आंसर है, वेग नियतांक का। अब एक बात सुनो, इस विक्रिया में क्या दे रखा है आपको, डी के बनने की दर दे रखी है, ना कि ये दे रखा है कि आपके पास विक्रिया का वेग है। लेकिन फिर भी आपने इसको क्या माना है, विक्रिया का वेग माना है। क्योंकि जब भी आप किसी विक्रिया की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जो डी दे रखा है वो डी उत्पाद है, और उत्पाद के लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 है। इसका मतलब जब भी किसी अभिकारक या उत्पाद के लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 होगा, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग ही क्या होगा, या तो उसके बनने की दर के बराबर होगा या उसके विलुप्त होने की दर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 है, इसका मतलब इसके बनने की दर बोल दो या फिर अभिक्रिया का वेग बोल दो, क्या रहेगा हमारे पास, समान रहेगा। अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पहले से बता रखा है कि ए के सापेक्ष तो कोटि भैया कितनी है, 1 है, और बी के सापेक्ष कोटि कितनी है, 0 है। मतलब आपको पहले से पता है कि जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उन अभिकारकों के लिए कोटि का मान ए के लिए 1 दे रखा है और बी के लिए 0 दे रखा है। और आपको क्या पूछा है कि ये जो 4 प्रैक्टिकल हमने किए, प्रयोग किए हैं, उसमें मैं कुछ खाली स्थान दे रखे, रिक्त स्थान दे रखे, और आपको उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में क्या है, आपको पहले तो पहले वाला प्रैक्टिकल तो पूरा हमारे पास, उसमें सारे डाटा है। दूसरा प्रैक्टिकल उसमें एक ही कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और तीसरे प्रैक्टिकल में आपको वेग ज्ञात करना है, और चौथे प्रैक्टिकल में आपको वापस से वही एक ही कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि हमें जो दिया गया है आप उसको इंप्लीमेंट करो। जो दे रखा है उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या पता चला कि ए के लिए कोटि 1 है और बी के लिए कोटि कितनी है, 0 है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, वेग नियम लिखना होगा। और वेग नियम से क्या आएगा, आर इज इक्वल टू के, और एक ही कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो एक ही कंसंट्रेशन के लिए कोटि कितनी है, प्रथम कोटि है, तो ये 1 आ गया। अब बी के लिए कितनी है कोटि, 0 है, तो ये बी की कंसंट्रेशन कितना आ गया, 0। तो ये हमें क्या मिल गया, वेग नियम मिल गया। क्या मिल गया, वेग नियम। और वेग नियम के हिसाब से ए के सापेक्ष कोटि 1 है, बी के सापेक्ष कोटि कितनी है, 0 है। अब देखो दूसरे प्रैक्टिकल में आपको कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है, किसकी, ए की। मतलब आपको आर का मान तो दे रखा है इन्होंने, वेग का मान दे रखा है, के का मान हमें पता नहीं है, ए की कंसंट्रेशन हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या चाहिए हमें, ए की कंसंट्रेशन हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, अननोन राशि हो गई है। आर का मान हमें पता है, इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, के का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पे के को पुट कर देंगे और यहाँ से हम के का मान निकाल लेंगे। आप कहोगे सर बी कहाँ गया, तो देखो बी की कंसंट्रेशन के ऊपर कोटि लिखी हुई है 0। तो आप जब भी कभी ऐसा देखो कि किसी भी घात के किसी भी के ऊपर क्या लगेगी, अगर 0 घात लगे तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 की घात 0, इसका मतलब कितना है, 1। अगर आप क्या लिख दो 1000 की घात 0, तो इसका मतलब भी कितना होता है, 1। इसका मतलब बी का जो है कोटि वो 0 है। तो हमें ये पता चल गया कि बी के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा। अगर आप बी की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन करोगे तो अभिक्रिया वेग के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन ने वेग नियम लिख लिया। अब पहला समीकरण लेते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 से। देखो सबको लेते चलेंगे प्रयोग 1 से। तो प्रयोग 1 क्या कह रहा है, देखो आपको आर का मान दे रखा है, आर कितना है, 2 × 10 की घात -2 इजिकल टू के का मान हमें नहीं पता।
और ए की सांद्रता कितनी दे रखी है हमें 0.1, पावर कितना लगा देंगे। क्या यहाँ पे बी की सांद्रता लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि बी की सांद्रता की कोटि कितनी है, एक है, सॉरी शून्य है, और शून्य कोटि पर कभी भी विक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, फिर भी लिख दिया मैंने 0.1 और पावर कितना हो गया, शून्य। तो इसका मान कितना हो गया हमारे पास, एक आ गया। यहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगी, के की, तो के कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात -2 डिवाइड कर देंगे इससे 0.1 से। जब ये ऊपर जाएगा 10 तो कितना जाएगा, 2 गुणा 10 की घात कितना आ गया, -1। कोटि कौन सी है, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी है बताओ। ए के सापेक्ष 1 है, बी के सापेक्ष 0, तो कुल कितनी होगी, 1 + 0 इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो यहाँ जो के आया है उस के की हमें लास्ट में क्या लिखना जरूरी है, नियतांक की इकाई लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप के की इकाई नहीं लिखोगे तब तक आपका आंसर सही नहीं है। आपके पास आंसर मिनट इनवर्स में दे रखा है वेग, तो ये क्या जाएगा, मिनट इनवर्स। तो हमें किसका मान पता आ गया, कितना पता लग गया हमारे पास, वेग नियतांक का मान पता लग गया। चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3। तो प्रयोग नंबर 3 क्या कहता है, देखो प्रयोग नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास कि आपको वेग ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। क्या लिखोगे, आर ज्ञात करना है आपको, इजिकल टू के का मान हमें पता है 2 गुणा 10 की घात -1 होता है, इनटू ए की कंसेंट्रेशन कितनी है तीसरे प्रैक्टिकल के अंदर, 0.4 है। बताओ देखो कितनी कोटि है कि एक है। क्या बी की लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि बी की कोटि के लिए सॉरी बी की सांद्रता के लिए कोटि कितनी है, शून्य है। फिर भी मान लो हम लिख देते हैं 0.4 की पावर कितना, शून्य, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, आर का मान आ जाएगा 2 गुणा, ये कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -1। इसको अगर सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 10 की पावर -1 से ये 0.2 हो जाएगा और ये 0.4, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2। क्या ये आंसर सही है क्या, बताओ जल्दी से। नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि जब तक आप क्या नहीं लिखोगे, अभिक्रिया वेग की इकाई नहीं लिखोगे तब तक आपका आंसर सही नहीं होगा। तो क्या होगा, अभिक्रिया वेग की इकाई मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। चलते हैं कौन से प्रैक्टिकल के अंदर, 4 नंबर में। तो प्रैक्टिकल नंबर 4, प्रयोग नंबर 4। प्रयोग नंबर 4 में आपको क्या ज्ञात करना है, ए की सांद्रता ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है, बी की सांद्रता दे रखी है और अभिक्रिया का वेग। तो क्या लिखोगे, आर बराबर, आर कितना, 2 गुणा 10 की घात -2 बराबर के का मान पता है हमें, कितना पता है, 2 गुणा 10 की घात -1 इंटू ए की कंसेंट्रेशन नहीं है, क्या करना है, ज्ञात कर लेंगे। और बी की कंसेंट्रेशन पता है, लेकिन बी की कंसेंट्रेशन पर विक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि बी के सापेक्ष कोटि कितनी है, जीरो है, कितनी है, 0। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास क्या मेजर करेंगे अपन, ए की सांद्रता। तो ए की सांद्रता कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ देखो, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10 की पावर -2 गया 10 की पावर माइनस नीचे, तो कितना आया हमारे पास, 10 की पावर -1, मतलब कितना हो गया, 0.1। बताओ क्या ये आंसर सही है क्या, बताओ देखिए क्या आंसर सही है क्या। तो ये आंसर सही नहीं है, जब तक क्या नहीं लिखाओगे आप, इकाई नहीं लिखाओगे। तो कितनी आएगी इकाई इसकी, 0.1 m, या फिर क्या लिख देंगे, मोल लीटर इनवर्स। कैपिटल एम का मतलब क्या था हमारे पास, मोलर था, क्या जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। अब देखना इस क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई, ठीक है। इसमें एक बात ये भी लिख सकता था कि आप क्या करो, अभिक्रिया का लिए वेग नियम लिखो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग समीकरण हो गया। तो ऐसे हमें किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करना है। आप जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके अंदर क्वेश्चन में दिया क्या गया है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है, तब अपने आप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब अपन एक थोड़ा सा आपको होमवर्क देते हैं, और होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है जो आपको घर पे ट्राई करने हैं। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक बार। अब आपके पास होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखी है, विक्रिया दे रखी है, ए प्लस बी जा रहा है सी के अंदर, और वही आपके पास 4 प्रैक्टिकल है। और चारों एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या दे रखा है, ए की सांद्रता दे रखी है, बी की दे रखी है, और आपके पास विक्रिया का वेग दे रखा है। और आपको क्या पूछा है, विक्रिया के लिए दर नियम लिखना है। दर नियम का मतलब क्या होगा, अगर आपको दर नियम लिखना है तो ए के सापेक्ष कोटि पता होना चाहिए और बी के सापेक्ष कोटि पता होनी चाहिए। और जब आपके पास कोटि का मान आ जाएगा तो हम आसानी से अभिक्रिया का दर नियम लिख सकते हैं। यहाँ जो सांद्रता ले रखी है वो मोल लीटर इनवर्स में ले रखी है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स,
सॉरी, हाँ, सांद्रता है तो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स में हो जाएगी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा आपके पास मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ कर लेना आप क्या, सेकंड इनवर्स। आपको पूरे के पूरे के की वैल्यू भी इसमें देखो, आपको दर नियम तो लिखना ही लिखना है, और दर नियम लिखने के साथ एक काम और कर लेना, क्या, आपको क्या ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक क्या होता है हमारे पास, के। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर आप अभिक्रिया की दर दुगुनी करते हैं तो सांद्रता कब होती है, सॉरी, अगर आप अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, कब होती है, जब आप क्या करते हैं, बी को दुगुना करते हैं। तो आपको बी के सापेक्ष कोटि देखनी है। और अगर क्या करते हो आप, अभिक्रिया की दर 8 गुना बढ़ जाती है, जब आप ए और बी दोनों की सांद्रता कितनी करते हैं, दुगुनी करते हैं। तो इसके सापेक्ष में क्या करनी है, आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, और अभिक्रिया का लिखना है, वेग समीकरण लिखना है। तो ये आपके पास कुछ होमवर्क है, आपको घर पे ट्राई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ और अपने सहपाठियों के साथ, जो आपके क्लासमेट्स हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनको शेयर करें। और आपको कौन सा टॉपिक 12th क्लास का या 10th क्लास का, आपको कौन सा साइंस का टॉपिक पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।